स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के जीव विज्ञान अभ्यास 3 अभ्यास का नाम है मानव जनन का यह दूसरा भाग है। तो पहले भाग में हम लोग क्या पढ़े थे, जनन क्या होता है और नर जनन तंत्र क्या होते हैं, यह कल के वीडियो में जो है बताया गया था। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जाकर के उस भाग का वीडियो देख सकते हैं। इस भाग में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इस भाग में जो हम लोग पढ़ेंगे मादा या स्त्री जनन तंत्र क्या होता है, आज इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अच्छे से समझिएगा और अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो यहाँ पे जो लिखा गया है मादा या स्त्री जनन तंत्र, मतलब स्त्री के जनन तंत्र क्या होते हैं, उसमें कौन कौन से भाग होते हैं, तो एक एक भाग के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे जो भाग बना हुआ, तो यह जो पहला भाग देख रहे हैं यह योनि है। योन के जो ये बगल में जो देख रहे हैं इसका नाम क्या है, गर्भाशय है, अंडाशय है, झालादार कीप है, गर्भाशय है और यह जो है अंडवाहिनियाँ हैं, यहाँ निषेचन की क्रिया संपन्न होता है। तो इसको पहले जो है आप सभी विद्यार्थी पहले इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और जब शॉर्ट स्क्रीन ले लेने के बाद से इसे अपने कॉपी में ज़रूर बना लीजिए। और जब बना लेंगे तो यहाँ पर एक एक हेडिंग को आपको बताया जाएगा और इसे अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट करते चलिएगा। तो अब यहाँ पहला भाग क्या होता है, अब इनके बारे में समझेंगे। तो चित्र बनने के बाद से क्या लिखेंगे, मादा में जनन कोशिकाओं का उत्पन्न एवं निषेचन की प्रक्रिया को संपादित करने वाले तंत्र को ही क्या कहा जाता है, मादा जनन तंत्र कहते हैं। मतलब मादा जनन तंत्र में क्या होता है, तो जनन जो कोशिकाएं को क्या करता है, उत्पन्न करता है और निषेचन की जो प्रक्रिया होता है उसको संपन्न करता है, तो उसे क्या कहेंगे, मादा जनन तंत्र कहा जाता है। अब निषेचन किसे कहते हैं, जब नर और मादा का जब मिलन होता है तो वह क्रिया क्या होता है, निषेचन की क्रिया होता है। तो इसी तरह जो नर और मादा जब मिलेंगे तो यहाँ पे जो है संपादित करेंगे, निषेचन क्रिया को क्या करेंगे, संपादित करेंगे, उसी जनन को क्या कहा जाता है, मादा जनन तंत्र कहते हैं। अब यहाँ लिखेंगे मादा जनन तंत्र में कितने भाग होते हैं, तो मादा जनन तंत्र में 2 भाग होते हैं। पहला भाग का नाम क्या है, तो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। क्या होता है, प्राथमिक लैंगिक अंग होता है और दूसरा जो होता है द्वितीयक लैंगिक अंग होता है। अब प्राथमिक लैंगिक अंग में कौन कौन से अंग आते हैं और द्वितीयक लैंगिक अंग में कौन कौन से अंग आते हैं, अब इनके बारे में जो है समझा जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि मादा जनन तंत्र किसे कहा जाता है, जो निषेचन की प्रक्रिया को क्या करे, संपन्न करता हो, उसी को मादा जनन तंत्र कहा जाता है। और मादा जनन तंत्र में 2 भाग होते हैं। पहला भाग का नाम है प्राथमिक लैंगिक अंग होता है और दूसरा भाग होता है द्वितीय लैंगिक अंग होता है। अब प्राथमिक लैंगिक अंग कौन कौन होते हैं और प्राथमिक लैंगिक अंग से आप क्या समझते हैं, अब इनके बारे में जो है समझेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्राथमिक लैंगिक अंग अंडाशय होता है, याद रखिएगा। अब मतलब मादा जनन तंत्र में जो होता है प्राथमिक लैंगिक अंग किसे कहा जाता है, तो प्राथमिक लैंगिक अंग को अंडाशय को कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे मादा में 1 जोड़ी अंडाशय पाई जाती है। तो यहाँ छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनते जाते हैं, जैसे मादा में जो है कितने जोड़ी अंडाशय पाई जाती हैं, तो मादा में 1 जोड़ी जो है अंडाशय पाई जाती हैं। लिखेंगे इसकी आकृति लगभग बादाम जैसी होती है, जैसे बादाम की आकृति होती है ठीक उसी प्रकार किसकी, अंडाशय की भी आकृति होती है। तो इसकी आकृति कैसी होती है, बादाम जैसी होती है। प्रत्येक अंडाशय अपनी ओर के वृक्क के समीप मिसोवेरियम द्वारा उदर गुहा से जुड़ा होता है। मतलब जो होता है प्रत्येक मतलब अंडाशय, 1 जोड़ी का मतलब कितना पीस होगा, 2 पीस होगा, याद रखिएगा। 2 जो है अंडाशय होता है और दोनों जो होते हैं अंडाशय जो होते हैं अपनी ओर के वृक्क समीप मिसोवेरियम तथा उदर गुहा से क्या होता है, जुड़ा होता है। और दूसरी ओर से किससे जुड़ा रहता है, तो गर्भाशय से जुड़ा होता है। इसी अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है तथा मादा हार्मोन्स, एस्ट्रोजन और
प्रोटोस्टेरोन स्रावित होते हैं। मतलब प्राथमिक लैंगिक अंग जो होते हैं अंडाशय में जो होते हैं क्या होते हैं, अंडाणुओं का क्या होते हैं, निर्माण होते हैं। और जो यह अंडाशय किससे जुड़ा होता है, तो वृक्क के समीप मीसोवेरियन तथा उदर गुहा से क्या होता है, जुड़ा रहता है। तो प्राथमिक लैंगिक अंग आप लोग याद रखिएगा अंडाशय होता है। और अंडाशय प्रत्येक जो है मादा जनन में जो है अंडाशय कितने जोड़ी होती हैं, एक जोड़ी जो है अंडाशय होती हैं। और इसकी आकृति कैसी होती हैं, तो बादाम जैसी इसकी आकृति होती हैं। तो इसे अपने कॉपी में पहले क्या कीजिए, नोट कर लीजिए और इसे 2 बार पढ़िएगा तो आपको क्या होगा, प्राथमिक लैंगिक अंग आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे द्वितीयक लैंगिक अंग कौन कौन होते हैं। अब द्वितीयक लैंगिक अंग कौन कौन है, तो द्वितीयक लैंगिक अंग जो होते हैं अंडवाहिनी होता है, गर्भाशय होता है और योनि होता है। क्या क्या होता है, अंडवाहिनी, गर्भाशय और यौन जो होता है वह क्या होता है, द्वितीयक लैंगिक अंग होता है। और प्राथमिक लैंगिक अंग कौन था, अंडाशय था। इसमें क्या है, अंडवाहिनी, गर्भाशय और क्या है, यौन। ये 3 जो भाग देख रहे हैं ये क्या है, द्वितीयक लैंगिक अंग होते हैं। अब यहाँ पे अंडवाहिनी क्या होता है, गर्भाशय क्या है, यौन क्या है, अब इसके बारे में जो है हम लोग समझेंगे। तो अब हेडिंग लिख लेंगे अंडवाहिनी। अब अंडवाहिनी क्या है, कहाँ पर स्थित होता है, उसकी लंबाई कितनी होती हैं और उसकी संरचना कैसा होता है, अब इनके बारे में समझेंगे। तो लिखेंगे अंडवाहिनी को फैलोपियन नलिका कहते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि फैलोपियन को नलिका किसी कहा जाता है, तो अंडवाहिनी को कहा जाता है। प्रत्येक अंडवाहिनी लगभग 12 सेमी लंबी, मतलब प्रत्येक जो अंडवाहिनी होता है वो लगभग कितना होता है, 12 सेमी लंबी कुंडलित नलिका होती है। मतलब कुंडली जैसा, मतलब लपेट करके कुंडली जैसा जो है नलिका होती है। और यह कीप नुमा रचनाएं होती हैं। किसके नुमा, कीप के नुमा जो होती हैं संरचनाएं होती हैं, जिसका चौड़ा भाग मुखिया कहलाता है तथा झालादार जो भाग होता है वह क्या कहलाता है, रोमाभिक होता है। क्या होता है, रोमाभी होता है। मतलब जिसका चौड़ा भाग मुखिया कहते हैं और झालादार जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं, रोमाभी होता है। अब यहाँ विशेष में आपको याद रखेंगे कि अंडवाहिनी गर्भाशय में खुलती हैं। मतलब गर्भाशय में खुलती है कौन, अंडवाहिनी। अंडवाहिनी का प्रमुख कार्य अंडाणुओं को एकत्रित तथा पोषण करना होता है। मतलब अंडवाहिनी का मुख्य कार्य क्या है, तो अंडवाहिनी का जो है कार्य क्या है, अंडाणुओं का एकत्र करना तथा पोषण करना होता है। तो अंडवाहिनी समझ में आ गया होगा कि अंडवाहिनी को क्या कहा जाता है, फैलोपियन नलिका कहते हैं। प्रत्येक अंडवाहिनी लगभग कितना सेमी लंबा होता है, तो 12 सेमी लंबा होता है। और कुंडली नुमा जो है संरचना होता है, कीप की नुमा जो है इसकी रचनाएं होती हैं। और इसका जो है चौड़ा भाग क्या होता है, मुखिया कहलाता है। और झालादार भाग क्या कहलाएगा, रोमाभी होता है। और याद रखिएगा अंडवाहिनी किस में खुलता है, तो गर्भाशय में खुलता है। तो इसे अपने कॉपी में लिखिए और 2 बार पढ़िए, आपको यह अंडवाहिनी भी अच्छे से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा कि अंडवाहिनी का मतलब क्या है, उसकी संरचनाएं क्या होती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे गर्भाशय। गर्भाशय क्या होते हैं, तो लिखेंगे गर्भाशय यह लगभग नाशपाती के आकार का शंक्वाकार त्रिकोणाकार रचना होती है। मतलब जो गर्भाशय होता है वह लगभग किसके आकार का होता है, तो नाशपाती के आकार। जैसे नाशपाती आप लोग देखे हैं उसी प्रकार जो है क्या होता है, गर्भाशय होता है। तो यह गर्भाशय देख लीजिए, ये गर्भाशय है। तो गर्भाशय का आकार जो है नाशपाती के आकार जैसे या शंक्वाकार जैसे या त्रिभुजाकार जैसे इसकी जो है रचना होती हैं। किसकी रचना, गर्भाशय का। और ये लिखेंगे रचना होती जो स्त्री के श्रेणी प्रदेश में स्थित होती हैं। मतलब जो किस प्रदेश में है, तो एक श्रेणी प्रदेश होता है, मतलब उसी में जो रहता है वो श्रेणी प्रदेश में क्या रहता है, स्थित रहता है। इसी में दोनों अंडवाहिनी खुलती हैं। मतलब गर्भाशय में जो है दोनों अंडवाहिनियां क्या होती हैं, खुलती हैं। इसके नीचे का भाग संकीर्ण भाग
विक्स कहलाता है और आगे की ओर मूत्राशय तथा पीछे की ओर मलाशय होता है। मतलब इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, इसके आगे भाग क्या होता है और उसके पीछे भाग क्या होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि जो गर्भाशय होता है उस गर्भाशय की जो है आगे की ओर जो होता है मूत्राशय होता है और पीछे की ओर क्या होता है, मलाशय होता है। गर्भाशय की दीवारें मोटी पेशी अस्तर की बनी होती हैं। गर्भाशय की दीवारें किसकी बनी होती हैं, तो गर्भाशय की जो दीवार होता है वो मोटी पेशी अस्तर का क्या होता है, बना होता है। तो गर्भाशय जो है समझ में आ गया होगा कि गर्भाशय का आकृति कैसा होता है। तो गर्भाशय का आकृति क्या है, नाशपाती का आकार जैसा होता है या शंक्वाकार होता है या त्रिकोणाकार होता है और स्त्री के वह श्रेणी प्रदेश में क्या होता है, स्थित होता है। और ये दोनों अंडवाहिनियां जो है उसके अंदर क्या होती हैं, खुलती हैं। और गर्भाशय की दीवारें कैसी होती हैं, तो जो दीवारें होती हैं वो मोटी पेशी का होता है। तो इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए। बहुत आसान आपको नोट्स बताया जा रहा है जिससे आपको तुरंत क्या हो जाए, याद हो जाए। अब हम लोग पढ़ेंगे योनि। योनि क्या होता है, अब योनि कहाँ पे होता है, थोड़ा चित्र में देख लीजिए। यह जो बना हुआ है यह यौन है, यौन द्वार होता है यहाँ पर। तो योनि अब क्या होते हैं, तो लिखेंगे यह स्त्री का मैथुन कक्ष होता है। यह स्त्रियों का क्या होता है, मैथुन कक्ष होता है। यौन के दीवारों में लैक्टोबैसिलाई नामक जीवाणु होते हैं। कैसे नामक, लैक्टोबैसिलाई नामक जीवाणु होते हैं जो ग्लाइकोजन के अपघटन से कार्बनिक अम्ल बनाते हैं। मतलब स्त्री का जो है यह मैथुन कक्ष होता है और जो होता है इनकी जो दीवारें होती हैं वह लैक्टोबैसिलाई नामक जीवाणु होते हैं जो ग्लाइकोजन के अपघटन से कार्बनिक अम्ल बनाते हैं। यौन के दोनों तरफ बर्थोलिन ग्रंथियां होती हैं। मतलब यौन के दोनों तरफ जो है बर्थोलिन ग्रंथियां पाई जाती हैं। याद रखिएगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा कि बर्थोलिन ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं, तो बर्थोलिन ग्रंथियां जो है यौन के दोनों तरफ पाई जाती हैं। इन ग्रंथियों से एक द्रव स्रावित होता है जो यौन और गर्भाशय में शुक्राणुओं को क्या करता है, आगे बढ़ाने में सहायता करता है। तो यहाँ से जो है, यहाँ से जो शुक्राणु होते हैं उसको आगे बढ़ाने का क्या कार्य करता है, कौन कार्य करता है, यौन करता है। तो यहाँ लिख लेंगे यौन के इन ग्रंथियों में क्या होता है, एक द्रव स्रावित होगा। द्रव मतलब कुछ लिक्विड स्रावित होता है, उसके अंदर से जो है द्रव मतलब पानी जैसे कुछ लसलसा जो है पदार्थ निकलता है जो यौन और गर्भाशय में क्या करता है, शुक्राणुओं को क्या करता है, आगे बढ़ाने में क्या करता है, सहायता करता है। तो यौन जो है समझ में आ गया होगा कि यौन क्या है और इस कौन सा कक्षक होता है और इसमें कौन से द्रव जो है स्रावित होती हैं और इसमें किसको आगे बढ़ाने का कार्य करता है। तो समझ में आ गया होगा। तो इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र में सहायक ग्रंथियां क्या होती हैं। जैसे हम लोग नर जनन तंत्र में भी सहायक ग्रंथियां पढ़े थे, उसी प्रकार जो है मादा जनन में भी सहायक ग्रंथियां के बारे में पढ़ेंगे। तो अब इसके पहले में हम लोग क्या पढ़े थे, कौन सी ग्रंथियां थी, बार्थोलिन ग्रंथियां पाई जाती हैं। किसके बीच में था बार्थोलिन ग्रंथियां, यौन के दोनों तरफ जो है बार्थोलिन ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो अब यहाँ पे पहले हेडिंग को नोट कर लीजिएगा, सहायक ग्रंथियां। अब यहाँ लिखेंगे मादा जनन तंत्र में बार्थोलिन ग्रंथियां, रेक्टल ग्रंथियां तथा पेरिनियल ग्रंथियां होती हैं। मतलब सहायक ग्रंथियां इसमें कौन कौन होती हैं, मादा जनन तंत्र में बार्थोलिन, रेक्टल और क्या है, पेरिनियल ग्रंथियां पाई जाती हैं। बार्थोलिन ग्रंथियां यौन के आसपास उपस्थित एक जोड़ी ग्रंथियां हैं। इनसे निकला श्रावण मैथुन के समय स्नेहक का कार्य करता है। मतलब स्नेहक मतलब सरकने का कार्य करता है, स्नेहक का कार्य करता है। ठीक इसी प्रकार प्रकोष्ठ तथा मलाशय के स्थित एक जोड़ी पेरिनियल ग्रंथियां भी स्त्रियों में विशेष गंध युक्त श्रावण का
करती हैं। मतलब इसमें जो है 3 प्रकार के जो ग्रंथियां बताया गया, बार्थोलिन और रेक्टल और एक पेरिनियल ग्रंथियां होती हैं। तो इसमें जो है बार्थोलिन जो ग्रंथियां होती हैं वह मैथुन के समय स्नेहक का कार्य करती हैं, और जो है पेरिनियल जो ग्रंथियां होती हैं वह स्त्रियों में विशेष गंध, मतलब उसके अंदर से कुछ गंध निकलता है, तो वह गंध का जो है कौन से ग्रंथियां कार्य करती हैं, पेरिनियल ग्रंथियां जो है कार्य करती हैं। तो इसे अपनी कॉपी में जरूर इसको भी नोट कर लीजिए, सहायक ग्रंथियां, और इसे 2 बार आप लोग पढ़िएगा, आपको क्या हो जाएगा, अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे युग्मक जनन। युग्मक जनन किसे कहते हैं, अयुग्मक जनन की परिभाषा क्या है। तो अब हम लोग क्या पढ़ चुके, मादा जनन तंत्र क्या थे और मादा जनन तंत्र में सहायक ग्रंथियां क्या थे बताया गया। अब युग्मक जनन की परिभाषा क्या है। तो अब विसरण अथवा अंडाशय के जनन एपिथीलियम कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप युग्मक निर्माण के प्रक्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है। मतलब विसरण कहाँ होता है, तो यह क्या होते हैं, विसरण जो होते हैं नर जनन तंत्र में पाए जाते हैं, और अंडाशय जो होते हैं वह मादा जनन में पाए जाते हैं। तो नर जनन और क्या है, मादा जनन के जनन एपिथीलियम कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप युग्मक निर्माण के क्रिया को क्या कहा जाता है, युग्मक जनन कहते हैं। और यहाँ लिखेंगे, या इसको दूसरा उत्तर लिख सकते हैं, और आसान लिखना चाहते हैं तो शुक्राणुओं और अंडाणुओं। शुक्राणु किस में रहता है, नर जनन तंत्र में, और अंडाणु किस में होता है, मादा जनन तंत्र में होता है। तो शुक्राणु और अंडाणु का बनना ही युग्मक जनन कहलाता है। सबसे आसान यह परिभाषा बताया गया है कि युग्मक जनन क्या है, तो शुक्राणुओं और अंडाणुओं के बनना ही युग्मक जनन कहलाता है। अब यहाँ लिख लेंगे, नर युग्मक शुक्राणु होते हैं, मादा युग्मक क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है, उसे ही युग्मक जनन कहते हैं। तो यहाँ 3 परिभाषा बताया गया युग्मक जनन का। तो तीनों परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़िए और इसको अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कीजिए। और इसमें आगे लिखेंगे अंड जनन क्या होता है, तो लिखेंगे नर में इस क्रिया को शुक्र जनन तथा मादा में इसे अंड जनन कहते हैं। मतलब ये जो क्रिया होगा वह पुरुष में, मतलब नर में क्या होगा, शुक्र जनन कहा जाता है, और मादा है तो क्या कहेंगे, अंड जनन कहा जाता है। क्योंकि नर में जो है शुक्राणु पाए जाते हैं और मादा में क्या पाए जाते हैं, अंडाणु पाए जाते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, शुक्र जनन, और मादा को क्या कहेंगे, अंड जनन कहा जाता है। तो आज का वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा। तो आज का वीडियो जो है इतना ही रहेगा। अब मिलते हैं हम अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।